रेडी रखना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जून 2017 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 5। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, किस कंपनी का नाम है, वैंग मैन्युफैक्चरिंग है। अब वैंग मैन्युफैक्चरिंग है, ईयर एंड कब हो रहा है, 30 अप्रैल 2017 को हो रहा है आपके पास। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, क्लियरली शोइंग प्राइम कॉस्ट को दिखाओ, सही है, और साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाओ। उसके बाद क्या कहा है, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और उसके बाद क्या कहा है, SOFP बनाओ। तो मैं सबसे पहले, जिस तरह मैंने आप लोगों को सोल ट्रेडर पढ़ाया था, पार्टनरशिप पढ़ाया था, मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट बनाता हूँ। अगर ये बच्चे की एडजस्टमेंट्स पक्की हैं तो वो पूरा गेम कर सकता है। कैसे? सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, इन्वेंट्री। चाहे पार्टनरशिप पढ़ो, चाहे सोल ट्रेडर पढ़ो, चाहे उसमें इन्वेंट्री एक ही होती है, मगर इसमें तीन है। मतलब कौन सी तीन है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, आग, हवा, पानी, लकड़ी, इस तरह की चीज़ हो गई। वर्क इन प्रोसेस मतलब लकड़ी है, लकड़ी प्रोसेस हो रही है, अब उससे क्या बनेगा, टेबल, चेयर, कुर्सी, एक्स्ट्रा। और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब फर्नीचर वगैरह, इस तरह की चीज़ हो गई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इन्वेंट्री। अगर मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों, तो इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, दिस इज़ कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, 16,500 कहाँ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी, और सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में जाएगा। फिर रॉ मटेरियल के बाद क्या है, वर्क इन प्रोसेस, जो कि कहाँ जाएगा, 18,100। मेरे बैग में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, सर को निकाल के दे दो। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ओके। और इधर देखो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स होगा, क्लियर। वर्क इन प्रोसेस के बाद होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब तुम्हारा फर्नीचर हो गया या XYZ तुम्हारी कोई भी चीज़ हो गई। तो फिनिश गुड्स कितने हैं आपके पास, 41,500। तो ये कहाँ जाएंगे भाई, फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के एरिया में जाएंगे। सेकंड इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में चला जाएगा। तो ये आपकी पहली एडजस्टमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आप सब बच्चों को क्लियर हो। सेकंड एडजस्टमेंट मेरे बच्चों क्या लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अनदर नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इज डायरेक्ट वेजेस, और वी कैन से दैट फैक्ट्री वेजेस। सही है, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। बाद में भी आता हूँ उस पर, सेकेंड बात पे आता हूँ चीज़ें। तो उसके बाद यहाँ क्या होगा, ऊपर जाके देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितनी है। हियर इज़ द मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 1,02,000 जो ऑलरेडी गिवन है। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का वर्ड सुन के ही दिमाग में आ रहा है कि ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। तो यहाँ लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, 1,02,000। और बाद में पता चला कि 2,500 रुपये 2,500 ओइंग है। तो 102, तो टोटल कर लिया 104,500। तो ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे। ओइंग मतलब अक्रूड, इस्तेमाल कर लिया है मगर पे नहीं किया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। और किस जगह पे जाएगा, ये प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा, क्लियर। सर प्राइम कॉस्ट से पहले या प्राइम कॉस्ट से पहले जाएगा वो। और ये जो 2,500 है ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ में अदर पेबल्स बन जाएंगे। तो ये देखो, इस 2,500 को हाईलाइट कर लिया, और इस 104,500 को हाईलाइट कर लिया। यहाँ 16,500 को हाईलाइट कर लिया, 18,100 को हाईलाइट कर लिया, 41,500 को हाईलाइट कर लिया। ये दो एडजस्टमेंट्स क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। कोई मसला हो तो प्लीज़ रोक दीजिएगा, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है मगर आप पूछ सकते हो। अब अगला क्या दिया हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन। अपॉर्शन मतलब डिवाइड करना। रेंट एंड इंश्योरेंस को अपॉर्शन कर दोगे, 50% फैक्ट्री में डाल दोगे और 50% एडमिन में डाल दोगे। 50% जो है आपके पास किस में डाल दोगे, फैक्ट्री में, और 50% किस में डाल दोगे, एडमिन में। तो यहाँ पर आ जाओ ज़रा, रेंट कितना दिया हुआ है, हीरा रेंट 24,000, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 9,800। मैंने सबसे पहले रेंट लिख लिया, रेंट कितना है मेरा 24,000। अपॉर्शन मतलब डिवाइड करना, 50% किस में जाएगा इसका, और 50% तो इसका मतलब इसका कितना हो गया 12,000, और यहाँ कितना हो गया 12,000। ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा
सर ये दो बार क्यों कर दिया आपने? और आपके पास इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। क्यों? दे सेट के दो बार क्यों कर दिया? 50% फैक्ट्री में और 50% एडमिन। एडमिन मतलब इनकम स्टेटमेंट। ये रेंट की कहानी ख़त्म हो गई। रेंट के बाद क्या था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? 9800। तो 9800 का 50% जो है मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और 50% जो है, तो इस 9800 का 50% आधा कितना होता है? 9800 का चेक करो। नहीं, 9800 4900 तो 4900 हो गया। ये कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। ओके, और ये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट्स थी मैंने क्या कर ली? कंप्लीट कर लिया और इनको हाईलाइट कर लिया। सब बच्चों को क्लियर? और यहाँ पर एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई, इस वजह से मैंने इसको क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होगी? चलें, 1 2 3 4 25,000 रुपये की जो मेरी सैलरी है ना, 25,000 रुपये बिल्डिंग मेंटेनेंस है, जो किस में जा रहे हैं? 25,000 रुपये का जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो किस में जा रहा है? फैक्ट्री में जा रहा है। तो ऊपर जाओ ज़रा, बिल्डिंग मेंटेनेंस कितना दिया हुआ है? 31,000। बहुत समझने वाली चीज़ है। बिल्डिंग क्या बोला? बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्चुअल था कितना? 31,000, जिसमें से 25,000 निकल जाएगा। पीछे कितना बच गया? पीछे कितना बच गया? 6,000 बच गया। तो ये जो 6,000 है ना, ये जो 25,000 है कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री की बात की थी। और 6,000 रुपये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। क्लियर? डन है मेरे बच्चों? ये 25,000 और ये 6,000। जी बेटा, कहाँ से मिला 25,000? 25,000 लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, ये लो। 25,000 ऑफ द बिल्डिंग रिलेट टू द फैक्ट्री, और था कितना? 31,000 माइनस कर दिया। डन। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट भी मेरी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है आपके पास? ऑफिस फिक्सचर्स। ऑफिस फिक्सचर्स कॉस्टिंग 5,000 रुपये का ख़रीदा था चेक से, मगर रिकॉर्ड नहीं किया। ऑफिस फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स की कॉस्ट, और दूसरा कौन है? बैंक। तो इधर बैंक है, हाँ बैंक है। कितना है? 9,700। ऑफिस फिक्सचर्स कितना है? 18,000। ये इनकी ऑफिशियल वैल्यूज थी, मैंने नोट डाउन कर ली। बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है क्या चीज़? सुन लो मेरी बात। 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपये से ऑफिस फिक्सचर बढ़ गया, और 5,000 रुपये से तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। 18 + 5 कितना होता है? 23। थैंक यू। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। 9,000 में से 5,000 निकल गया, 4,700 बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के एरिया में चला जाएगा। डन मेरे बच्चों? तो फाइनल वैल्यू अब बैंक की ये रही, और अब इसकी वैल्यू ये रही, और मैं इसको ग्रीन कलर से क्या बना रहा हूँ? ऑफिस फिक्सचर को स्टार बना रहा हूँ। सही है भाई? और क्यों बनाया ये बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट बोला सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1,400 प्रीपेड। तो यहाँ लिखा सेलिंग एक्सपेंस। कितना दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस? 18,500 पहले से ऑलरेडी दे चुका हूँ। सही। बोला है 1,400 क्या है? प्रीपेड है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? 18,500 माइनस 1,400 कितना हो गया? 17,100, जो कि कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस, और ये बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स। एग्री? तो ये 1,400 को हाईलाइट कर लिया, और ये 17,100 को हाईलाइट कर लिया। यहाँ तक क्लियर? कोई मसला? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है?
नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये भी हो गई। अब फैक्ट्री मशीन की क्या बोला है, डेप्रिसिएशन 25% RBM है। तो यहाँ पर क्या किया, मशीन की क्या निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है, 1,30,000 30,000। 120,000 माइनस -30 कितना हो जाएगा, 90,000। परसेंटेज नहीं लगाओगे? 90,000 का 25%, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना हो जाएगा, 22,500, जो कि कहाँ पर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। एग्री। एक्यूमुलेटेड मतलब 22,500 नहीं है, पुरानी कितनी है, 30,000, तो कितना हो गया 52,500, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के डब्बे में भाग जाएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ख़त्म। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऑफिस फिक्चर्स की डेप्रिसिएशन। मैंने आपसे कहा था ऊपर मैंने एक ग्रीन कलर से स्टार बनाया था, और मैंने कहा था जब मैं स्टार क्यों बनाया था, वो स्टार को इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा गलती कर सकता था। क्या गलती करेगा, ऑफिस फिक्चर की कॉस्ट, रियल कॉस्ट कितनी थी 18, 5,000 शामिल नहीं हुए थे, अब कितनी हो गई है 23,000। तो 23 पे डेप्रिसिएशन निकालनी थी, इसलिए स्टार बनाया था। तो 23,000 का कितने परसेंट बोला है, 10%। तो हेल्प कर सकते हो, कितना हो गया 2300। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और एक्यूमुलेटेड मतलब नई प्लस पुरानी, नई कितनी आई है 2300, पुरानी कितनी है, 12,500। तो ये कितना हो गया, 12,500 प्लस 2300 कितना हो गया 14,800, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के डब्बे में रिकॉर्ड हो जाएगा। ख़त्म हो गई। आखिरी एडजस्टमेंट क्या है, डेट ऑफ 3,500 इरिकवेबल है, और फिर प्रोविज़न निकालना है 5% का। तो सवाल में ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 63,100 माइनस 3,100 कितना हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 60,000 बच गया। इसका 5% कितना होगा, 3,000। सो 60,000 में से 3,000 निकाल दो, कितना बच जाएगा 57,000, जो कि बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में आ जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। न्यू माइनस होल्ड होगा ना? अभी नहीं होगा, ये क्या होगा, इरिकवेबल डेब्ट होगा। ये पूरा डब्बा बैलेंस शीट में करंट एसेट में आ जाएगा। अब आप करोगे PFDD निकालोगे, PFDD इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, से भी तो निकालते निकल सकता है। न्यू कितना आया है 3,000, पुराना कितना है सवाल में गिवन होगा, ये रहा 3,500। यानी डाउट कितना था 3,500, आया कितना है 3 बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया। -500 आएगा। बढ़ गया कम हो गया। शुरू का कितने का था 3,500, आया कितना है 3,000। तो क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होना अच्छी बात है। अच्छी बात है। डिक्रीज इन PFDD ये कितने से, ये इनकम हो जाएगा ना, इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम। इनकम स्टेटमेंट में क्या बन जाएगा, Income इनकम बन जाएगा। दीज आर द एडजस्टमेंट्स जो इस तरह बनती है, चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे पार्टनरशिप हो, और लोन इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है तो उसकी एडजस्टमेंट निकालूंगा नहीं, इग्नोर कर दूंगा, आगे चलूँगा। अब मुझे क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। क्या मैं बना सकता हूँ, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, आ जाओ। क्या हो गया, पार्ट ए क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है, फिर इनकम, फिर बैलेंस। जी बेटा।
रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना इसलिए मैं ऐसा जवाब देता ना तो आपको अकल ठिकाने आ जाती। खैर, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हेडिंग आ जाएगी? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मेट पे सारा गेम है, एडजस्टमेंट बन गई तो फॉर्मेट अगर आता होगा तो आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले फिर क्या आएगा? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगी? ये रही 18,200। 18,200। फिर ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। जो स्टेप नहीं होगा उसको इग्नोर कर देंगे। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया? 2,10,000। ये एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। ऐड परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है? परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नज़र नहीं आ रहा, इग्नोर कर दूंगा। क्या रीजन वर्ड ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ 16,500। तो लेस 16,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ 16,500। सर प्लस माइनस करोगे? 18,200 प्लस 2,10,000 माइनस 16,500 तो कितना हो गया? 211,700 विच इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। नहीं, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसमें क्या करोगे? ऐड डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री वेजेस। मगर ये दोनों वर्ड नहीं थे, क्या वर्ड था? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस था, जिसको मैंने एडजस्ट किया था। एडजस्ट कहाँ किया था? ये रहा। कितना था? 104,500। फिर सवाल में क्या देखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टीज़। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है कितना? 8,800। तो यहाँ पर क्या कर दिया? ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 8,800। आपने मुझसे सवाल पूछा था ये रॉयल्टीज़ क्या होता है? रॉयल्टीज़ मतलब किसी के नाम, किसी से बाहर से किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? रॉयल्टी पे कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ब्रांड का नाम यूज़ करते ब्रांड। डायरेक्ट एक्सपेंस जो चीज़ें, इन सब को मैंने कहा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आर द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस 104,500 प्लस 8,800, तो 3,25,000 विच इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट इज़ अ सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और जिसको हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी कहते हैं। ये वो हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये वो कॉस्ट है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। सही है। अब कौन से हैं? लाइन से देखते हैं। नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो हो गया है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 36,500। अब यहाँ से फैक्ट्री रिलेटेड चीज़ें आएंगी। फैक्ट्री मैनेजमेंट, मैनेजर सैलरी है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 36,500 आ गई। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी के बाद आ गया आपके पास इसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस था कितना? बिल्डिंग मेंटेनेंस टोटल सवाल में 31,000 का था, जिसमें 25,000 रुपये क्या बोला था? फैक्ट्री का है, लिख दिया, ख़त्म। इसके बाद यहाँ पर क्या है? 1, 2। बिल्डिंग मेंटेनेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी नहीं आती, रेवेन्यू नहीं आता। हाँ, रेंट का बोला था 50%, तो रेंट था 24,000, 50% कितना होगा? 12,000। इंश्योरेंस का बोला था 50%, 9,800 था, तो 4,000 समथिंग, 4,900। अच्छा, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेंट रिसीव सेलिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑफ फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? मशीनरी की डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी आई थी? 22,500। और मुझे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस कुछ भी नहीं लग रहा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? सबको बंद किया। 36,500 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 4,900 प्लस 22,500, तो कितना हो गया? 900। तो ये मेरी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है
और ये मेरा क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है। Direct cost इन दोनों का अगर मैं सम अप कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, प्लस 325,000, तो ये कितना हो गया 425,900। उसको आप क्या कहेंगे, छुट्टी हो गई है, गाड़ी से कैलकुलेटर ये ले लो वापस दे दो। टिश्यू में 425,900, इसको आप क्या कहोगे, अभी कुछ नहीं कहोगे आप, फिर इसको यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐड वर्क इन प्रोसेस, वापस दे दीजिएगा प्लीज़। टिश्यू में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, सवाल में कितना दिया हुआ है आपके पास, ये देख लीजिएगा। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है, 23,000, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 23,000, लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास, ये रहा कितना 18,100। इन सब को सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 23,000 माइनस 18,100, तो कितना आ गया 4,900 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, दोनों को एडअप कर लिया, तो ये क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, और वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो कितना प्लस 425,900, तो ये कितना हो गया 430,800। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, बट मैं जब तक बैलेंस शीट को बैलेंस नहीं कर लेता तो जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे आंसर याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि सही की है। 430,900 इसका मैन्युफैक्चरिंग था। अब मुझे क्या बनाना है आपके पास, इधर आ जाइएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट सवाल में रिक्वायरमेंट में बोला था कि प्राइम कॉस्ट को दिखाना, दिखा दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोला था दिखाना, दिखा दिया। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, रेवेन्यू से, एक कॉलम और दो कॉलम। तो रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 7,55,000, सेल रिटर्न नहीं है तो इसलिए सेकंड कॉलम पे लिख दिया है। लेस क्या हेडिंग आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। फिर क्या हेडिंग आती है, ऐड परचेज। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है 37,000। फिर क्या आएगा, ऐड परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, अगर होगा तो है 135,000। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स 135,000। फिर ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पीछे निकाली थी, कितनी निकाली थी याद है, 430,800। एग्री, और इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता, आप लोगों को पता लग जाए कि ये मैन्युफैक्चरिंग बना रहा था, उधर से निकाली है। फिर क्या होगा, परचेज रिटर्न नहीं है, फिनिश गुड का कैरेज इनवर्ट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी, फिनिश गुड्स की, जो कि कितनी है 41,500। तो इन सब को जब सॉल्व कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, क्विकली 37,000 प्लस 135,000 प्लस 430,800 माइनस 41,500, इन सब को सॉल्व किया 561,300, विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देता हूँ, -755,000, तो कितना आ जाएगा 193,700। इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम कितनी होगी वो देखना इम्पॉर्टेंट है। तो अदर इनकम कहाँ मिलेगी तुम्हें, एक तो जहाँ तक मुझे लग रही है अदर इनकम, रेंट रिसीवेबल 3,000। रेंट रिसीवेबल कितना है आपके पास 3,300।
3300। इसके बाद एक था डिक्रीज़ इन PFDD जो कितने से डिक्रीज़ हुआ था 500 से। तो और तो बाज़ार मुझे कोई अदर इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही। तो 3300 प्लस 500 तो ये कितना हो गया 3800। आप इसको टोटल कर लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 193,700 प्लस 3800 टोटल कितना आ गया 197,500। उसमें से फिर मैं क्या माइनस करूँगा लेस एक्सपेंसेस, यानी जो मेरे ऑफिस ने कितने एक्सपेंस किए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया लेस एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला एक्सपेंस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है रेंट का आधा वहाँ लिखा था तो आधा यहाँ लिख दो, इंश्योरेंस का आधा यहाँ लिखा था तो आधा कितना हो गया 4,900। इसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस 31,000 था जिसमें से बिल्डिंग मेंटेनेंस कितना दिया हुआ था 31 था जिसमें 25 फैक्ट्री में डाल दिया था तो 6,000 यहाँ हो गया। इसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस के बाद क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 71,000। एडमिन सैलरी कितना है 71,400। एडमिन सैलरी के बाद क्या था सेलिंग एक्सपेंस जिसमें एडजस्टमेंट थी वो कितनी थी सेलिंग एक्सपेंस 17,100। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया सेलिंग एक्सपेंस 17,100। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक था इररिकवेबल डेब्ट सर 1 मिनट बस 3,100। इसके बाद इररिकवेबल डेब्ट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 32,300। आपको ये देखना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों बनाते हो, इस वजह से बनाते हो। मैंने कहा भाई मुझे बाहर से बिरयानी आउटसोर्सिंग में महंगी पड़ती थी, अपना पकवान डाल दिया। जब अपना पकवान डाला तो मुझे मालूम है कि कितना माल लगना है, पकवान के खर्चे अलग होंगे और मेरे ऑफिस के खर्चे अलग होंगे। इसके बाद ऑफिस फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन कितनी है, ऑफिस फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन थी 2300। तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया ऑफिस फिक्सचर्स डेप्रिसिएशन 2300। जितने मुझे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं और जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो मैंने डाल दिए हैं। आई होप कि मैंने कोई एक्सपेंस छोड़ा ना हो। अब जल्दी से एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। जब हमने टोटल किया 12,000 एक है, 4,900 एक है, 6,000 एक है, 71,400 एक है, 17,100 एक है, 3,100 एक है, 32,300 एक है, 2,300 एक है। तो इसका मतलब 149,100 मेरा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस में से मैं इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूँ 197,500। तो 48,400 का मेरा क्या आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरा प्रॉफिट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। वो मैं कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट में आ जाओ क्लास के अंदर जल्दी कोई। शुजा मैं रूम नंबर 1 में शिफ्ट हो रहा हूँ बेटा। हाँ नहीं आप चले गए हो, नहीं किए स्टार्ट तो मैं 1 में आप 2 में ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 48,400 हमारा क्या था प्रॉफिट हो गया, सही है। अब 48,400 का प्रॉफिट जब होगा $48,400 का मेरा क्या है प्रॉफिट हो रहा है। वो मुझे पता नहीं है कि वो प्रॉफिट मेरा सही है या गलत है। तो हमने अब हमने क्या बनाना है उसका SOFE बनाना है। ये देखो आप लोगों ने कि जब खुद सॉल्व किया था तो आपका ऐसा कुछ प्रॉफिट आ रहा था। ये मैन्युफैक्चरिंग था, बहुत अजीब सा आपका आ रहा है। खैर आपके पास क्या है, अच्छा अलग था, ओके। ये देखिएगा
अब यहाँ पर क्या होगा, हमें SOFP बनाना है, तो SOFP कैसे बनाऊंगा वो देख लीजिएगा। तो अब SOFP के लिए क्या करोगे, सबसे पहले पार्ट सी है ना, सॉरी SOFP, अनदर नेम ऑफ SOFP इज बैलेंस शीट बच्चों। कितने क्वेश्चन, कितना था आपके पास, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ओके। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सबसे पहले इधर देख लो, कितना था, सबसे पहले नॉन एसेट्स की हेडिंग डाल दोगे। एसेट्स कितने थे आपके पास, एसेट्स कितने आप लोग कह रहे थे, मेरे ख्याल से 2 एसेट्स थे, सही है। कौन कौन से थे, फैक्ट्री मशीन फिक्सचर। तो इसका मतलब आपके पास कितना था, मुझे ये बता सकते हो, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दोगे। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सा कॉलम था, कॉस्ट, AD और NBV, सही है भाई। अगर अब सबसे पहले एसेट का नाम क्या था आपके पास, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मशीनरी थी। मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 120,000। अब 120,000 में एक्यूमुलेटेड कितनी आई थी, एक्यूमुलेटेड मेरे बच्चों थी 52,500। जल्दी से क्विकली माइनस करके बताओ कितना आ जाएगा, 67,000। फिर इसके बाद ऑफिस फिक्सचर्स बेसिकली था 18,000 का, मगर 5,000 रुपये का आप लोगों ने और ख़रीदा था तो 23,000 हो गया था। फिर इसके बाद एक्यूमुलेटेड कितनी आई थी इसकी, ऑफिस फिक्सचर्स की 14,800। माइनस करके बता सकते हैं कितना आएगा, जी बेटा 8200। तो ये 67,500 प्लस 8200 दोनों को टोटल कर लीजिए, कितना होगा 75,700। तो मैंने कहा ये मेरे क्या होंगे, नॉन करंट एसेट होंगे, किसके, ऑफिस के भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। फिर आप क्या हेडिंग डालते हो, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, इन्वेंट्री लिखूंगा, मगर इन्वेंट्री तीनों लिखनी है मुझे लाइन से। इन्वेंट्री पहले कौन सी आ गई, रॉ मटेरियल, फिर कौन सी आ गई, वर्क इन प्रोसेस, फिर कौन सी आ गई, फिनिश गुड्स। 16,500, ओके, 18,100 और 41,500 प्लस करके बताइएगा ना कितना हो गया तीनों को, जल्दी क्विक। 76,100। फिर आप क्या करोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स बैडअप निकालने के बाद कितने थे, 60,000 लेस PFDD कितना था, 3,000। तो कितना बच जाएगा, 57,000। अदर रिसीवेबल्स थे सवाल में, हाँ था, 1,400 था, किसका था, सेलिंग एक्सपेंस वाले का था। और फिर इसके बाद कैश इन हैंड नहीं था, कैश एट बैंक था, कितना था, एडजस्ट हुआ था, नहीं 4,700, क्योंकि 5,000 रुपये फिक्सचर्स के दिए थे। तो इसका मतलब जितनी मेरे पास वैल्यूज़ नज़र आ रही थी, तो मैंने क्या किया, 76,100 प्लस 57,000 प्लस 1,400 प्लस 4,700। तो इन सबको टोटल किया तो ये बन रहा है 1,39,200। तो इसका मतलब आपके पास ये देखिएगा, अब जब इसकी बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ तो बैलेंसिंग सॉरी टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 1,900। एक मिनट, टोटल एसेट्स यानी ये मेरे करंट है और वो मेरे प्लस 75,700। तो इसका टोटल कितना बनता है, 214,900। तो ये मेरा क्या बन रहा है बेटा, टोटल एसेट्स।
अगर मेरे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी ये सेम बन जाते हैं तो इसका मतलब मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट किया है। अब मैं क्या हेडिंग डालूँगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डाल दी। अब इक्विटी जिस तरह सोल ट्रेडर की बनती थी उसी तरह बनेगी। इसके बाद इक्विटी की हेडिंग डाल दी। तो इक्विटी कितना दिया हुआ है आपके पास? 1,50,000। आपके पास यहाँ क्या होगा? ये क्या है आपके पास? कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। कैपिटल आपके पास कितना है बेटा? 150,000 का क्वेश्चन में गिवन था, सेकंड कॉलम पे लिख दिया। सवाल में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ था? 48,400 मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद क्या था? लेस ड्राइंग्स, जो कि कितनी थी क्वेश्चंस में देखनी पड़ेंगी। 45,000 वेयर इज ये रही 45,000। इन सब को प्लस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1,53,400। तो ये आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल आ गया, बट उसको हम वर्ड लिखते नहीं हैं। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं थी ना सवाल में, इग्नोर करो। ऐड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की अगर लाइबिलिटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में क्या चीज़ आ जाएगी बेटा? ट्रेड पेएबल। मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज़ लिख दो। कितना था ट्रेड पेएबल? 59,000। क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद ट्रेड पेएबल के बाद क्या था? अदर पेएबल्स। ओवरड्राफ्ट तो था नहीं। अदर पेएबल कितना था? 25। चेक कर लेते हैं। अदर पेएबल 2500। और तो लोन शोन तो था नहीं, तो बस और तो कुछ बजाय नज़र नहीं आ रहा। तो इन सबको टोटल कर लो। 61,500। अब बैलेंस करके देखना है कि इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कैसे सेम आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल और इन दोनों को एडअप कर लिया तो ये क्या हो गया आपके पास? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कितना हो गया? 214,900। तो इसका मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग खुद सबसे पहले एडजस्टमेंट बनाई। पहले आता था 40 मार्क्स का, अब नहीं आता। पहले मैंने एडजस्टमेंट्स बनाई, दिस इज़ एडजस्टमेंट्स। फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, फिर मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई और एसओएफई बनाई। सोल ट्रेडर की एसओएफई में क्या फ़र्क है और मैन्युफैक्चरिंग में? सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग आता है। पार्टनरशिप की और सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट सेम है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या इजाफा हो जाता है? बस ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इजाफा हो जाता है, ख़त्म। अच्छा, सोल ट्रेडर की और पार्टनरशिप की, सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट में और इसमें क्या फ़र्क है? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाले पोर्शन में फ़र्क है कि इक्विटी और कैपिटल अकाउंट्स आ जाते हैं। इसमें क्या फ़र्क है जिसको मैं पूरा लाइट येलो कलर से कलर कर देता हूँ कि भाई ये फ़र्क है कि इसकी बैलेंस शीट पूरी सोल ट्रेडर की तरह होती है, मगर सिर्फ इन्वेंट्री जो है ना हम क्लोजिंग वाली एक नहीं लेते, तीनों लेते हैं। रॉ मटेरियल की भी लेते हैं, वर्क इन प्रोसेस की भी लेते हैं और फिनिश गुड्स की भी लेते हैं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था